तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से फाइनली हमारे चैनल पर पूरे हो चुके हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानोगे, ये 10,000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए मुझे पूरे 1.5 साल का वक्त लगा है। आप जाकर मेरे पुराने वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। तो जब 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो ही चुके थे, तो क्यों ना मैंने सोचा कि एक स्पेशल वीडियो लाई जाए और आप लोगों को फिर से डराया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम फियर फाइल्स को एक्सप्लेन नहीं करने वाले, बल्कि आज की इस वीडियो के अंदर हम फियर फाइल्स के सेट से जुड़ी एक ऐसी सच्ची कहानी की एक सच्ची घटना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी बहुत ही पूरी तरीके से हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो बस यहाँ पर हमेशा की तरह मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आज ये वीडियो आपने देख ली तो विश्वास मानिए आज रात को आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे की कहानी जानने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। फ्रेंड में कुछ बातें करते हैं। क्या हुआ जब फियर फाइल्स के सेट पर आ गई एक असली चुड़ैल। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी की पूरी कहानी एक अमित नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। अमित, जो कि जमशेदपुर का रहने वाला है, और अमित की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी जरा भी नौकरी नहीं लग रही थी। दोस्तों, होता नहीं है कि कभी कभी हम अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेते हैं लेकिन पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाते। जैसे कि हमें किसी नौकरी की या किसी जॉब की तलाश होती है तो वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। अमित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और जब उसकी जॉब या नौकरी नहीं लगी तो वो अपने शहर को छोड़कर आ गया, शिफ्ट हो गया माया नगरी मुंबई के अंदर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अमित मुंबई के अंदर क्यों शिफ्ट हो गया। दरअसल वो इसलिए क्योंकि अमित का एक सपना था कि वो बड़ा होकर एक एक्टर बने। हर किसी का एक सपना होता है कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए, एक्टर बनने के लिए मुंबई चला गया। लेकिन दोस्तों, मुंबई में काम पाना इतना भी आसान नहीं है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बाग सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनका कुछ भी नहीं हुआ है। तो अमित के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो अपने ख्वाबों को लेकर मुंबई माया नगरी चला गया था तो तकरीबन 6 महीने तक तो इन लोगों का कुछ भी नहीं हुआ। अमित के साथ में उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम था आर्या। ये दोनों लगातार मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, ऑडिशन दे रहे थे, इस एक ख्वाहिश को लेकर कि हमें आज काम मिल जाएगा, आज हमें रिजेक्शन मिला है, ज़रूरी थोड़ा ना कि कल भी रिजेक्शन ही मिलेगा। तो इस ख्वाहिश को लेकर ये मुंबई में लगातार ऑडिशन पे ऑडिशन देते जा रहे थे भाई। ऑडिशन लेने के बाद भी इनका कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने तकरीबन यूँ ही 80 से 100 ऑडिशन दे दिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 से 1.5 साल के अंदर। और जब इन लोगों को काम नहीं मिला तो इसका जो दोस्त था अमित का, उसका नाम था आर्या, उसके घर से कॉल आने लगा और बोला जा रहा था कि अब तुम्हारा मुंबई में कुछ नहीं होने वाला है, तुम चुपचाप से शहर छोड़कर घर आ जाओ। क्योंकि दोस्तों, ये लोग अपने खर्चे के लिए जो पैसे लेकर आए थे अब धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो रहे थे। जी हाँ, इसलिए यहाँ पर जो आर्या था वो पूरे 1 साल स्ट्रगल करने के बाद अपने गांव वापस चला गया था। और जब वो अमित है, अमित अभी भी मुंबई के अंदर रुका हुआ था। वो इसीलिए क्योंकि पता नहीं क्यों उसके दिल के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि नहीं भाई, अभी मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। हो सकता है कि मैं और ऑडिशन दूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए, अभी रिजेक्शन हुआ है तो क्या हुआ। इसलिए भाई अमित यहाँ पर मुंबई के अंदर स्ट्रगल करने के लिए रुक जाता है। खैर, इसके बाद तभी हम देखते हैं कि मुंबई के अंधेरी एक जगह है वहाँ पर मुंबई में, तो वहाँ पर एक ऑडिशन निकलता है और वो ऑडिशन होता है ऐड का ऑडिशन। जी हाँ दोस्तों, और अमित को जब इस ऑडिशन के बारे में पता चलता है तो वो ऑडिशन देने के लिए पहुँच जाता है वहाँ पर। और जब वो वहाँ पर ऑडिशन हॉल के अंदर ऑडिशन दे रहा होता है तो ऑडिशन देते वक्त, यानी कि ऑडिशन देने के बाद वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से। जो वहीं पर ये लोग बातें करते हैं, ऐसा होते नहीं है कहीं अपन जाते हैं तो अपने दोस्त बन जाते हैं, ऐसा ही भी अमित के साथ हुआ। अमित का वो लड़का बहुत अच्छा दोस्त बन गया, बातों बातों में इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, ये मान लो। इसके बाद दोस्तों, जो वो दूसरा लड़का था वो अमित जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो मुंबई में 6 सालों से स्ट्रगल कर रहा था, या फिर कह लो कि उसने मुंबई के अंदर काम भी कर चुका था वो। तो वो अमित को बताता है कि भाई तुमने तो इतना स्ट्रगल कर लिया है, तुम्हें अभी तक काम नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं अमित की उसको ऐसी होलियों को देखकर उसको अमित के ऊपर तरस आ जाता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो जो दूसरा लड़का था वो अमित से बोलता है कि क्यों ना तुम एक एपिसोडिक सीरियल में ट्राई करो। दोस्तों, एपिसोडिक सीरियल वो होता है जब हम एक्टिंग के लिए शुरुआत करते हैं तो शायद हम एपिसोडिक सीरियल में काम करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और अमित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
उस लड़के ने बताया कि अभी हाल ही में टीवी के ऊपर फियर फाइल्स नाम का एक नया शो टेलीकास्ट होने वाला है। जी हाँ, टेलीकास्ट हो ही गया, यानी कि उसके 1-2 एपिसोड, 3-4 एपिसोड के टेलीकास्ट हो ही चुके थे। और साथ ही साथ उसके दोस्त ने उससे ये भी कहा कि उस शो के अंदर नए लड़कों की, नए चेहरों की तलाश हो रही है। और जब अमित ने ये बात सुनी तो वो पहुंच गया फौरन ही। उस लड़के को उस पर्टिकुलर जगह का पूरा एड्रेस मालूम था, यहाँ पर ये ऑडिशन वगैरह ये सब चल रहे थे। इसके बाद क्या होता है, अमित ऑडिशन देने के लिए, फियर फाइल्स इस सीरियल का ऑडिशन देने के लिए चला जाता है। दरअसल दोस्तों, फियर फाइल्स ये तब की बात है जब वो शुरू हुआ था। आज से यूं ही तकरीबन 2012 की बात है दरअसल दोस्तों। इसके बाद तभी वो भैया वो ऑडिशन हॉल के अंदर ऑडिशन देने के लिए चला जाता है, ऑडिशन देता है। और ऑडिशन देने के बाद जब वो अपने घर आता है तो वो अब ऑडिशन देना मुंबई में बंद कर देता है। वो इसीलिए क्योंकि शायद उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जिस ऑडिशन को वो देकर आया वो एकदम परफेक्ट है और अब उसके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इसी ख्वाहिश को लेकर अमित ने 1 हफ्ते तक कोई भी ऑडिशन नहीं दिया था। और जब उसने कोई भी ऑडिशन नहीं दिया तो वह 1 हफ्ते बस केवल इंतज़ार कर रहा था। खैर, 1 हफ्ता और बीत गया, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे। और 2 हफ्ते के बाद अमित के पास एक कॉल आता है और उस कॉल के अंदर अमित को बताया जाता है कि तुम्हारा फियर फाइल्स के अंदर सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जब अमित ने ये बात सुनी तो वो बहुत ही खुश हो गया। सोचकर देखो यार, जो बंदा 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहा हो और एकदम उसके पास कॉल आ जाए और उसको ये बताया जाए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो वह कितना खुश होगा। ऐसे ही अमित के साथ भी हुआ। तो यहाँ पर अमित का सिलेक्शन तो हो चुका था। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि 2 या 3 दिन के बाद डायरेक्टर ने उसको मीटिंग के लिए बुलाया। अब अमित मीटिंग करने के लिए गया। मीटिंग करने के दौरान डायरेक्टर से उसने अच्छे से बात कर ली और बात करने के बाद यहाँ पर उसने स्क्रिप्ट को भी अच्छे से समझ लिया कि उसका कैरेक्टर क्या था, उसका रोल क्या था, उसको क्या करना था। अब आती है दोस्तों इस कहानी की दहशत, जो कि शायद अब शुरू होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस सीरियल की यानी कि इस एपिसोड की शूटिंग एक जगह पर होने वाली थी और उस जगह का नाम था मुकेश मील। जी हाँ दोस्तों, मुकेश मील मुंबई की 10 ऐसी भूतिया जगहों में से एक है, जिसके बारे में अगर आप सुनोगे तो आप भी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाओगे। सीरियसली, दरअसल मुकेश मील के अंदर पहले कपड़ों का काम हुआ करता था। ये मील बहुत ही हंसती खेलती मील थी। यहाँ पर लोग बाग बहुत सारे पैसे अर्न किया करते थे और जो इस मील का ओनर था वो लखपति था, करोड़पति था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बार अचानक से मुकेश मील एक बहुत बड़ी आग की चपेट में आ गई और इस आग की चपेट में आने की वजह से पूरी मील एकदम जलकर राख हो गई और उस मील के अंदर काम करने वाले मजदूरों की बड़ी ही बेरहमी से जलकर हत्या हो गई। और जब ऐसा हुआ, इस हादसे के बाद मुकेश मील कभी बच नहीं पाई। एक बार दोबारा किसी और उसको चालू कराया गया था, लेकिन एक बार फिर से उसके अंदर आग लग गई। और दोस्तों, जब ये आग लगी थी तभी से मुकेश मील के आसपास के रहने वाले लोगों ने इस मील को भूतिया कहना शुरू कर दिया। सब लोग ये मानने लगे कि मुकेश मील भूतिया है। और दोस्तों, ये मील बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये पूरी तरीके से एकदम खंडर हो चुकी है और अमित की इसी मुकेश मील के अंदर शूटिंग होने वाली थी। खैर, उसके बाद शूट डेट वाले दिन वो मुकेश मील पर ठीक उसी वक्त पर पहुंच गया था जहां डायरेक्टर ने उसे बुलाया था। दरअसल डायरेक्टर ने इसे कुछ 6 या 7 बजे के, सुबह के 6 या 7 बजे के आसपास बुलाया था और अमित यहाँ पर मुकेश मील अपनी लोकेशन पर पहुंच गया था। दोस्तों, वहां पर पहुंचने के बाद जब अमित मुकेश मील के अंदर नहीं गया था तब वो बाहर से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मतलब मुझे अब ऐसा काम करना है कि प्रोडक्शन की पूरी टीम एकदम से खुश हो जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही अमित मुकेश मील के अंदर एंटर हुआ था तो जो उसका कॉन्फिडेंस मुकेश मील से बाहर था वो अंदर जाने पर बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, दरअसल ऐसा इसीलिए, जब वो मुकेश मील के अंदर एंटर हुआ था तो उससे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बुरी शक्तियाँ यहाँ पर ऐसे घूम रही हैं, भटक रही हैं और वो उसको घूर घूर से चारों तरफ से कहीं ना कहीं से देख रही हैं। कहीं वो ऊपर की ओर देखता था तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई ऊपर से उसको देख रहा हो, कहीं आसपास देखता था तो उसको ऐसा लगता था कि कोई आसपास से उसको देख रहा हो। क्योंकि अमित जो था वो मुकेश मील के उस वाकये से, उस हादसे से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि मुकेश मील के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या आग लगी थी, किसकी मौत हुई थी, उसे कुछ नहीं मालूम था। बस वो शूटिंग करने के लिए आ गया था। अभी 1.5 साल ही मुंबई में हुए थे यार, उसको आखिर ऐसे कैसे मालूम हो सकता है। खैर,
शूटिंग का टाइम होता है, डायरेक्टर अमित को सेट के ऊपर बुलाता है, मतलब पर्टिकुलर जगह पे शूट करने के लिए बुलाता है। अमित भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अमित को डायरेक्टर उसका सीन समझा देता है कि भाई ऐसे ऐसे तुझे करना है, और अमित वहाँ पर एकदम रेडी खड़ा हो जाता है। लेकिन डायरेक्टर और प्रोडक्शन की टीम देखती है कि जब से अमित मुकेश मील के अंदर एंटर हुआ है तो उसके चेहरे के हुलिया, उसके पूरे हाव भाव एकदम उड़े हुए हैं भाई। वो जैसा बाहर था, जैसा ऑडिशन देते वक्त था, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं बचा था दोस्तों। जी हाँ, वो इधर उधर ऐसे आसपास देख रहा था कि पता नहीं, जैसे ना जाने किसी से वो देख रहा हो या किसी को इशारा कर रहा हो या किसी से बात कर रहा हो। खैर दोस्तों, इसके बाद तभी क्या हुआ, डायरेक्टर यहाँ पर अमित को उसका सीन समझा देता है और इसके बाद यहाँ पर वो एक्शन बोलता है। जैसे होता नहीं है कि शूटिंग के दौरान फिल्म का डायरेक्टर एक्शन जरूर बोलता है, और जैसे ही उसने एक्शन बोला तो वहाँ पर अमित अपने एक्ट को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, मतलब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो एक्टिंग करने के लायक ही नहीं बचा था। पता नहीं दोस्तों ऐसा क्या हो गया था उसके साथ कि मुकेश मील के अंदर आते ही उसके साथ ऐसी अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं होने लगी, जबकि बाहर तो वो एकदम पूरी तरीके से नॉर्मल था। अब जब वो अपने सीन को एक बार में नहीं दे पाया तो यहाँ पर मूवी के डायरेक्टर की एक आदत होती है, यानी कि एक पॉजिटिव आदत होती है, वो रीटेक बार बार करवाते हैं। और ठीक उन्होंने अमित के साथ भी ऐसा ही किया। उन्होंने बार बार रीटेक कराया, एक बार रीटेक कराया, 2 बार रीटेक कराया। तकरीबन 10 बार शॉट देने के बावजूद भी अमित अपने शॉट को अच्छे से नहीं दे पाया दोस्तों। जी हाँ, और फिर यहाँ पर 10 बार रीटेक होने के बाद अमित वहाँ पर पैकअप बोलकर चला जाता है। जरा सोच कर देखो यार, वो लड़का जो मुंबई में इतने सालों से काम तलाश रहा था, जिसको काम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, वो पैकअप बोलकर चला गया। सब लोगों को बहुत अजीब लगता है दोस्तों। यार पूरी प्रोडक्शन की टीम के पास इस बात का कुछ भी जवाब नहीं था कि आखिर अमित ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर जब अमित वहां से चला जाता है तो उनके पास ऑलरेडी एक एक्टर मौजूद होता है और वो उस एक्टर को ये सीन करने को बोलते हैं, यानी कि अमित के हाथ से वो सीन वहां से चला जाता है। अब चलो, उनकी शूटिंग तो अच्छे से वहां पर हो रही थी। अब यहाँ पर हम अमित को देखते हैं जो कि मुकेश मील के अंदर चला जाता है। जी हाँ, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मुकेश मील एकदम खंडर है, और जब वो मुकेश मील के अंदर जाता है तो वो एक जगह पर वहाँ पर ऐसे टेंशन में ऐसे सिर पकड़कर बैठ जाता है। जैसे कभी कभी हमारा मूड ऑफ होता है ना, तो हम टेंशन में बैठते हैं, उसी हिसाब से अमित भी टेंशन में मूड ऑफ कर कर एकदम से टेंशन में बैठ जाता है। अब उसे बैठे बैठे तकरीबन यहाँ पर 10 ही मिनट हुए थे कि तभी वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई उसका नाम लेकर उसको पुकार रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमित ये देखकर काफी डर जाता है क्योंकि मुकेश मील एकदम सुनसान और एकदम खंडर पड़ी हुई थी। तो फिर अचानक कौन है जो उसको बुला रहा है? अमित जहां से ये आवाज आ रही थी वो इस आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है और वो देखने के लिए जाता है कि आखिर उसको वहां पर कौन बुला रहा है। वो अपने आसपास जहां वहां देखने लगता है, लेकिन दोस्तों काफी देखने के बावजूद भी उसको वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। और दिखाई देगा भी क्यों? क्योंकि वो मील खुद ही पूरी तरीके से एकदम सुनसान पड़ी हुई थी। वो बेचारा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर उसी जगह पर खड़ा रहता है। दोस्तों, इसके बाद तभी हम देखते हैं कि अमित की निगाह पड़ती है उसके जस्ट सामने की ओर। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले सामने कोई भी नहीं था, लेकिन अब जब वो जस्ट सामने की तरफ देखता है तो वो क्या पाता है? सामने एक अजीब सी जगह बनी हुई थी और उस अजीब सी जगह से एक काले कलर की लिबास पहने एक औरत थी। जी हाँ दोस्तों, और वो औरत ऐसे टहलती हुए निकलकर वहां से निकलकर जा रही थी। ना ही वो औरत अमित की तरफ मुड़कर देख रही थी और ना ही वो अमित से कुछ बात कर रही थी, बस ऐसे टहल कर वहां से निकल कर जा रही थी। ना अमित ने उस औरत का चेहरा देखा था और ना ही उस औरत ने अमित की तरफ पलट कर देखा था। बस वो ऐसे ही करके निकल कर वहां से जा रही थी। और अमित ने जब ये देखा तो दोस्तों वो काफी ज्यादा डर गया था कि भाई आखिर ये कौन औरत है जो कितनी सुनसान जगह पर ऐसे करके घूम रही है। अमित वहां देखने के लिए जाता है और जैसे ही वो उस औरत के जहां से वो औरत गुजरी थी वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो पाता है कि वहां पर कोई भी ऐसी औरत नहीं है भाई। जी हाँ, अमित ये सब देखकर शॉक हो जाता है कि जब इस मील के अंदर कोई नहीं है तो फिर वो औरत कौन है जो अभी यहां से कुछ देर पहले गुजर कर गई थी। यार उसका ये वहम थोड़ी ना हो सकता है यार, आंखें धोखा नहीं खा सकती दोस्तों।
और अमित को ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। वो आसपास उस औरत को आवाज़ लगाता है। एक पल के लिए तो उसके दिमाग में ये आता है कि कहीं शूटिंग वाले तो कोई औरत यहाँ पर नहीं थी, लेकिन उसका एक दिमाग ये भी कहता है कि भाई शूटिंग में कोई ऐसे अजीब से काले कपड़े पहनकर तो नहीं आया था। उस औरत के तो पैर भी अच्छे से नहीं दिख रहे थे, बस वो एक अजीब सा लंबा सा एक लिबास पहने हुई थी और वहाँ से गुजरती हुई निकल कर जा रही थी। अमित इस बात को नहीं पहचान पाता दोस्तों। खैर इसके बाद तभी हम देखते हैं जब अमित वहां पर परेशान से खड़ा हुआ था, तभी अचानक से कोई उसके पीछे आता है और उसके कंधे पर ऐसे रख के हाथ रखता है। जी हाँ, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, एक हट्टा कट्टा आदमी है और वो गार्ड के कपड़े पहना हुआ है। वो आदमी उससे पता है क्या कहता है, जिसे सुनकर आप भी बहुत ही बुरी तरीके से हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, वो आदमी उससे बोलता है कि शाम होने वाली है, मुकेश मिल के अंदर रात में आना अलाउ नहीं है। बताइए, अभी कुछ देर पहले मुकेश मिल के अंदर दिन हो रही थी और अचानक से अमित की निगाह पड़ती है आसमान की तरफ, तो वो पाता है कि अब सूरज धीरे धीरे करके डूबता जा रहा है, यानी कि रात होने वाली है। और ये देखकर दोस्तों वो काफी ज्यादा डर जाता है कि आज इतनी जल्दी दिन कैसे बीत सकता है यार। वो सुबह ही शूटिंग के लिए आया था और अभी तो उसका शूट कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा उसे लगता है, लेकिन आज अचानक से रात होने वाली है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और उसे राजी न राजी गैर राजी उस गार्ड की बात को मानना पड़ता है। हालांकि वो उस गार्ड को भी उस औरत के बारे में बताता है और कहता है कि यहाँ पर मैंने उस अजीब सी एक औरत को देखा हुआ है, यहाँ पर काले से कपड़े पहनकर निकल कर जा रही थी। लेकिन वो गार्ड जब इस बात को सुनता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा रिएक्शन था, जैसे कि वो इस बात के बारे में पहले से कुछ जानता हो, मतलब एक अजीब सा डर था। लेकिन वो गार्ड इस सब के बारे में उसका कुछ भी जवाब नहीं देता, ना ही वो इस बारे में अमित से कुछ बात करता है। बस उससे एक ही बात कहता है कि रात होने वाली है, मुझे अपनी ड्यूटी करना है, तुम यहाँ से चले जाओ। अमित भी उसकी बात को मानता है। वो मुकेश मिल से निकल जाता है। मुकेश मिल से जैसे ही बाहर निकलता है तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि हाँ यार, अब मैं थोड़ा अच्छी जगह पर आ चुका हूँ। अमित जब वहां से बाहर आता है तो इस घटना के बारे में तकरीबन 2 दिन तक तो उसे नींद नहीं आती। वो उसी औरत के बारे में सोचता रहता है। इसके बाद तभी वो वहीं के आसपास के लोगों से मुकेश मिल के बारे में कुछ जानकारी लेता है। तो वहां पर जब वो लोगों से जानकारी लेता है तो वो सभी के सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि वो मिल एकदम भूतिया है। जी हाँ दोस्तों, जब अमित उन लोगों को बताता है कि वहां पर उसने किसी औरत को देखा है, तो दोस्तों वो लोग केवल एक ही बात बोलते हैं कि अगर वो मिल सालों से खंडर पड़ी है और तुमने वहां पर किसी ऐसी अजीब सी औरत को देख लिया है तो जरूर वो कोई चुड़ैल होगी। वो कोई साधारण औरत नहीं हो सकती, क्योंकि मुकेश मिल के अंदर आज तक कोई औरत जाती ही नहीं है यार। वो मिल सालों से खंडर पड़ी हुई है, वो केवल शूटिंग के लिए यूज होती है और वहां पर प्रोडक्शन की टीम ही जाती है। उसके अलावा वहां पर ऐसा कोई भी आदमी या कोई औरत नहीं जाती। और दोस्तों ऐसा एक नहीं बल्कि वहां के सारे व्यक्ति, आस पड़ोस के सारे आदमी औरत एक ही बात कह रहे थे। और जब अमित उन सभी के मुंह से एक ही जैसी बात सुनता है तो वो भी डर जाता है कि सोचता है कि यार ये मैंने क्या देख लिया। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पहली घटना नहीं है जो मुकेश मिल के अंदर घटित हुई है। ऐसे बहुत सारे रहस्य मुकेश मिल अपने आप में बटोरे हुए हैं। दोस्तों एक बार की बात है, मुकेश मिल के अंदर रातों को एक अजीब से गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जी हाँ, और वो गाना रात भर मुकेश मिल के अंदर बज रहा था, जबकि ना ही उस रात मुकेश मिल के अंदर कोई शूटिंग चल रही थी और ना ही वहां पर कोई मौजूद था। तो फिर ये गाने कौन बजा रहा है? इस बात की नॉलेज या इस बात की जवाब किसी के पास भी नहीं है दोस्तों। वहाँ के आस पड़ोस के लोग सब यही मानते हैं कि मुकेश मिल एकदम भूतिया है। जी हाँ। खैर दोस्तों, अमित की जिंदगी भी एकदम चेंज हो चुकी थी और अब वह मुंबई को छोड़कर अपने गांव वापस आ चुका था और अब उसका एक्टर बनने का सपना पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन यार अमित को आज भी इस बात का अंदाजा या इस बात का पता नहीं लग पाया कि जिस औरत को उसने देखा था आखिर वो औरत कौन थी भाई। क्या वो औरत वही तो नहीं जो हादसे के अंदर मुकेश मिल के अंदर जलकर मर गई थी? इस बात की पूरी जानकारी अमित या किसी को भी नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो बस यहाँ पर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने एंड तक वीडियो को देखा होगा तो ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी चैनल को और आगे तक लेकर जाना है। दोस्तों
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप की कुछ हॉरर स्टोरीज जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित हो वो लेकर आऊं, तो इसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट को अच्छे से पढ़ लूंगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।